हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बच्चों की काफ़ी डिमांड रही थी कि सर 10th साइंस बोर्ड का जो पेपर लगा है उसके जो इतने भी आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो आप हमें ज़रूर वीडियो बना करके भेजें। और आज अपन जो अभी रिसेंटली जो वो अपना पेपर लगा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से उनके आंसर हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखिए 2023 का ही पेपर है। देखते हैं कि इनमें जो पहला प्रश्न आया, वो पहला प्रश्न था अपना वर्दी संदमक करने वाले हार्मोनों का उदाहरण है। तो ठीक है, तो वर्दी संदमक हार्मोन करने वाला जो उदाहरण वो था अपना एब्सिसिक एसिड ABCA। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। उसके बाद में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो आपको बताया हुआ है अनुमस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन बात करें अगले प्रश्न की, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो देखो कैपिटल R राउंड को शो कर रहा है और Y येलो को, तो अपन कह सकते हैं गोल और पीला। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से। उसके बाद में यदि अपन देखें कि ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों का उदाहरण दीजिए जिनको अपन फिर से बना सकते हैं, तो हो जाएगा अपना पवन ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन देखें राजस्थान के जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या होगी, तो होगी खादीन। ठीक है, उसके बाद में दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा। देखिए इसमें आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और देखो अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण होगा I, जिसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और इसके परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो बना कोण होगा वो होगा रिफ्लेक्शन एंगल, या अपन कहते हैं परावर्तन कोण R। और दोनों का मान सदैव क्या होता है, बराबर। तो कोण I और कोण R का मान क्या होगा, बराबर। तो यदि कोण I का मान 30 डिग्री है तो कोण R का मान भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। उसके बाद में यदि अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन होगा अपना वो दे रखा है इसमें, परितरिका पेशी को नियंत्रित करती हैं। तो आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं, समझ गए। नेत्र की जो फोकस दूरी है उसको नियंत्रित करती हैं पक्षमापी पेशियां, वो आपको बताया हुआ है। ऐसे फिर अगला प्रश्न जो आता है अपना 8वां, वो प्रश्न है अपना किलोवाट हावर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा, समझ गए। इसका एम्पियर भी मैंने बता रखा है। और देखो 1 किलोवाट हावर होता है 1 यूनिट, आपको बताया हुआ है ये चीज। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन देखें ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति पहचानिए। तो देखो क्या होता है ना कि देखो ये है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन वोल्टमीटर यूज करते हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एमीटर। कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये तो कुंजी है, कुंजी बेटा ये होती है, समझ गए। उसके बाद में यदि अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो जो अगला क्वेश्चन है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत छिट जाने की प्रक्रिया है, तो संक्षारण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, आयरन और जर्डन की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम लिखना है आपको। देखो सही बढ़ता क्रम, तो सबसे कम का अभिक्रियाशील होगा आयरन, उसके बाद में होगा क्या, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा जर्डन, उससे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील होगा इसमें एल्यूमिनियम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपना ये जो रिएक्शन दे रखी है, देखो इसमें करना कुछ भी नहीं था, ये जो OH है ये वाला OH, ठीक है, ये इस H के साथ अभिक्रिया करके H2O अणु बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ये CH3 एज इट इज रह जाना है। C है, इसको WO को अपने नीचे खींच दिया, O यहाँ जुड़ गया, ये जहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा इसके साथ जुड़ेगा। तो देखो ये एज इट इज, यानी कि अपन कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा द। ठीक है, ये आपको समझा देना है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न था अपना, वो था कि लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, टालुइन भी कहते हैं, या एमाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि किस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के पौधों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपको बता देना। जड़ तना पत्ती से यदि कोई नया पौधा बन रहा है, तो जनक जीव में जो लक्षण होते हैं वो एज इट इज किससे होते हैं, मतलब संतति, जो संतति होती है, संतति जो पादप होता है उसमें भी प्राप्त होते हैं। अगला जो दे रखा है कि पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। चुंबकीय सजातीय सूर्य यानी कि एस ध्रुव होता है और एन ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं। तो एस ध्रुव यानी समान ध्रुव समान को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको बता देना है कि प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, जो आपको बता देना है। आधुनिक आवर्तन की तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8, और जिसे लघु आवर्त भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मेरा बताया हुआ है प्रश्न। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित करती है, तो पुनः भरण क्या होगी, पुनः भरण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न दे रखा है अपना, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि वायुमंडल, जो भी कह सकते हैं वायु प्रदूषण, सबसे ज़्यादा तो यही हो रहा है।
पारितंत्र में अजैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए। तो आप जल दे सकते हैं, ठीक है, आप मिट्टी दे सकते हैं, वायु दे सकते हैं, तीनों में से कोई शब्द दे सकते हैं। एक पर्सन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज कर रहा है और ज़्यादातर निकाल, ये पिछली बार 12th क्लास में या 12th बोर्ड में आया हुआ पर्सन है ये। और देखो जहाँ तक मेरा मानना है, और ये देखो दो भौतिक राशियाँ हैं, पी का मान दे रखा है, यानी पी का मान दे रखा है हमारे पास 5 ओम, और ये जो ओम है ना, ओम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है। क्यू बराबर दे रखा है अपना 8 × 10⁴, 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का प्रतीक, समझ गए। अब देखो समझना क्या है, कॉन्सेप्ट से आपसे प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया उसने। ओम इंटू मीटर ये प्रश्न आपसे पूछा था, तो ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर पी व क्यू के मान संगत देंगे। इनकी लंबाई यदि आदि कर दें तो प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर डिपेंड करती है, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अपन कह सकते हैं मोटाई पर डिपेंड भी नहीं करेगी। तो देखो चाहे लंबाई घटाओ चाहे इसे बढ़ाओ, उससे क्या ही फर्क पड़ जाना है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोधक ओम की। तो आपने देखो जैसे जैसे अपन देखो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की या अपन कह सकते हैं प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इस पॉइंट में मैंने आपको मेंशन करवा रखा है 4 पॉइंटों में। और मैंने उसमें लिखा रखा है, क्या लिखवा रखा है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अब देखो इसमें लंबाई आदि करने पर तो सीधी सी बात है, यहाँ प्रतिरोध का मान कितना रह जाना है, 2.5 ओम रह जाना है, समझ गए। प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो चुंबकीय क्षेत्रिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। अर्थात दी कंपास एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं नहीं बता सकता। किसी विद्युत धारावी परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये जैसे मान लो कोई परिनालिका, इसके आपको बताना है, और एनएस ध्रुव आपको धारा की दिशा के आधार पर ज्ञात करवाना बताया हुआ है आपको। तो एनएस ध्रुव आपको वो ज्ञात करना है पहले, और धारा की दिशा भी उसमें दिखानी है। अच्छा, उसमें कैसे जो है एन से आपको कहने निकालनी है, एस में क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं, वैसे करके आपको बताना था पूरा, समझ गए। अच्छा, अगला जो प्रश्न दे रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सिर्फ परिभाषित करना पूछा आपसे। तो आपको क्या करना है कि अम्ल क्षार के अभिक्रिया के दौरान लवण तथा क्या बनता है, जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम में देखो क्या बताया गया है आप लोगों को। मैंने बताया था कि जैसे मान लो मेंडलीव था, वो उन्होंने तो बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनके मतलब जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती हैं। जबकि अपन कह सकते हैं हेनरी मोजले ने क्या बताया था कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। और यही क्या था, आधुनिक आवर्त नियम था। उसके बाद में आता है कि CuO+H2, अपन कह सकते हैं Cu+H2। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम बताइए। अपचयित हो रहा है अभिकारक। देखो अपचयित में क्या होता है, अपचयित होने वाला अभिकारक यानी कि उपचयन हो रहा है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन नाम बताना है, ठीक है। और जो Cu है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, अर्थात इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो आपको बता देना है क्या, हीरा। मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ये जो इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इनके बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ये अपन ने डिनोट कर दिया। अच्छा, करना कैसे है, बस ऐसा बना देना है आपको। ये क्या हो जाएगी, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। हालांकि वीडियो में मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। बाकी बोर्ड पर मेरा ये आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ये मीथेन की संरचना हो जाएगी। अगला जो ब खंड है उसकी देखते हैं अब। अगला जो प्रश्न आता है अपना, जीव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जीव प्रक्रम यानी कि किसे कहते हैं, तो यानी कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। और अनुरक्षण या अपन कह सकते हैं जीवन जीने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं वो जीव प्रक्रम कहलाते हैं। सर जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, तो आपको मेरा बताया हुआ है, देखो श्वसन बताया हुआ है, उत्सर्जन बताया हुआ है, सेवन बताया हुआ है, और परिसंचरण यानी कि श्वसन, उत्सर्जन और अपन कह सकते हैं पोषण, ठीक है। तो ये 4, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और सेवन, ये 4 अपने जीव प्रक्रम मैंने आपको लिखवा रखे हैं नोट्सों में। उसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो है अपना, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लिखिए। एक लिंगी पुष्प, देखो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें दो जनन अंग पाए जाते हैं। एक तो होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। देखो यदि एक ही पुष्प में दोनों जनन अंग उपस्थित हैं, स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों उपस्थित हैं, तो अपन उनको ये बोलते हैं कि हाँ ये उभयलिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है। यदि दोनों में से
किसी पुष्प में एक ही उपस्थित है तो उसको अपन बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। और इसके दो उदाहरण आपसे पूछा है तो आप कद्दू पपीता दोनों में से कोई सा दो, कद्दू पपीता दो, ये दो करके आ सकते थे। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो आपको क्या करना है कि वर्तिका का चित्र बनाना था आपको। जैसे मान लो ये है इसकी वर्तिकाग्र, और देखो एक नली के माध्यम से अपन कह सकते हैं जायंग में खुलता है, ये आपको बताया हुआ है। तो ये वर्तिकाग्र भाई यहाँ पे कोई परागकण को दिखाता है, अंकुरण होते हुए आपको दिखाना था। यहाँ पे कुछ रसायन होते हैं जिनके माध्यम से क्या होते हैं, ये अंकुरित होते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये जायंग और इनके सभी के इनको नाम लिख करके आपको आने थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। एक बार इसको होल्ड करिए, इसको पूरा डिटेल से समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा अपना, लेंस की आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो क्या करना है, लेंस के में अपवर्तन के पश्चात बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा अपन कह सकते हैं बिंब की ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। अर्थात अपन कह सकते हैं एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर अपन कह सकते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपना, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाले गोली दर्पण का नाम। तो आपको बताना है उत्तल। कौन सा बताओगे, उत्तल बताना है। उसके बाद में क्या दे रखा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा कैसे लिखते हैं। वैसे तो अपनी जो बुक की डेफिनेशन है वो तो दे रखी है कि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जबकि मैंने आपको ये भी लिखवा रखी है और इसके साथ अपने जो 12th क्लास में चलती है वो भी मैंने आपको बता रखी है। क्या बता रखी है, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है और जैसे मान लो इसका धनावेश है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। अर्थात यहाँ किया गया कार्य कम था, यहाँ पर किया गया कार्य ज्यादा है, तो इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वही क्या है बेटा, विद्युत विभवांतर है। तो ये आपको मैंने दोनों डेफिनेशन बता दी है। अपनी बुक के हिसाब से आपको क्या लिखना था एग्जाम में, वो एग्जाम में लिखना था कि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियां, तो बल्ब लिख सकते थे, विद्युत हीटर लिख सकते थे, तो सिंपल है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के संयोजन सूत्र को व्युत्पत्ति। देखो संयोजन के सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए। श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध हैं, जैसे मान लो एक तो ये हो गया जिसको अपन ने R1 नाम दे दिया, उसके बाद में R2, उसके बाद में R3, ये तीन प्रतिरोध हैं और इनका क्या करना है, संयोजन करना है। तो संयोजन सूत्र अपने को देखना है, संयोजन करने के बाद में जो तुल्य प्रतिरोध है वो अपने को प्राप्त करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर अपने लगा दिया एमीटर, ठीक है, ये हो गई इसकी कुंजी। उसके बाद में ये बैटरी से अपन इसको क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है ना कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा बहने वाली है वो तो सभी मेरी क्या रहती है, समान। अर्थात यदि यहाँ आई मान की धारा बह रही है तो यहाँ पर भी आई मान की धारा बहेगी, यहाँ पर भी आई मान की धारा बहने वाली है। जबकि वोल्टा का मान सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें वोल्टा का मान अलग होगा, इसमें वोल्टा का मान भी अलग होगा, इसमें भी वोल्टा का मान क्या होता है, अलग होता है। अर्थात ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, सभी में वोल्टा का मान क्या है, अलग अलग। जबकि देखो यदि इस वोल्टा का मान, देखो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टाओं का जो मान होता है सभी पर क्या होता है, अलग अलग होता है। और सभी की जो वोल्टाएं होती है इन सभी का योग कुल वोल्टा के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि V यानी कि कुल वोल्टा जो होती है वो होती है V1 प्लस V2 प्लस क्या होगी, V3। ये आपको याद होने दें। तो अपन देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से यदि अपन देखें कि यदि परिपथ में धारा I है तथा विभवांतर क्या है, V है, तो अपन ये देखते हैं कि ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर होगा IR। अर्थात I तो सभी में समान, अर्थात V का मान, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो R1 R2 R3 ये सभी में अलग है, रखने पर क्या करना है आपको, देखो V बराबर हो जाएगा, क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो अपना प्रश्न क्या था
कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन सूत्र को व्युत्पन्न करना है। अब इनको संयोजित करना है, इन तीनों को क्या करना है, संयोजित। और मान लिया कि अपन ने इसका तुल्य प्रतिरोध बनाया, मैं बताऊंगा तुल्य परिपथ क्यों बनाते हैं, कारण क्या है ना। तो अपन ने तुल्य परिपथ बनाया, ठीक है। और परिपथ में क्या किया है कि जितनी वोल्टता थी वो की वो वोल्टता अपन ने क्या कर ली है, इसमें लगा दी है, ठीक है। अच्छा, ये अपना हो जाएगा एमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। उसके अंदर अपन ने ये जोड़ दिया अपना तुल्य प्रतिरोध, यानी कि तीनों का संयोजन करने के पश्चात जो बना प्रतिरोध है वो देखेंगे अपन, है ना। और इसी के लिए तो आपसे प्रश्न पूछा है, प्रतिरोध के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। और मान लो कि जो बहने वाली धारा है वो क्या है, आई है, अर्थात इसमें जो वोल्टता है वो आपको दे रखी है कि कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। अच्छा देखो, इसमें बहने वाली धारा और वोल्टता, इसमें बहने वाली धारा और वोल्टता की क्या है, समान है। तो अपन कह सकते हैं इनका प्रतिरोध यदि ये है तो इन तीनों को संयोजन करने के पश्चात ये जो अपन ने तुल्य प्रतिरोध माना अपने पास नहीं है, अर्थात ये तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि तीनों को संयोजन कर देंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो वो अपने को देखना है। तो देखो तुल्य परिपथ में मान लिया कि धारा आई बह रही है और मान लिया कि जो उत्पन्न वोल्टता है वो क्या है, वी। तो माना कि जो प्रतिरोध है इसका क्या आया, तुल्य प्रतिरोध आर एस आया। क्या आया, आर एस। अर्थात अपन कह सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से यदि अपन देखें, देखो धारा और वोल्टता दोनों में समान है। यहाँ अपन कह सकते हैं कि V बराबर हमारे पास जो मान आ रहा है IR1 IR2 और IR3, और यहाँ ओम के नियम से V बराबर क्या आएगा, IRS, यही आएगा क्योंकि RS अपना तुल्य प्रतिरोध है। तो अपन कह सकते हैं ये जो IRS आया हमारे पास समीकरण नंबर 1, और इस V का मान देखो, यहाँ V का मान क्या आ रहा है हमारे पास, IR1 IR2 सभी का योग आ रहा है, और यहाँ पर V का मान देखो, जबकि इसमें भी वोल्टता समान है, इसमें भी वोल्टता समान है, इसमें धारा भी समान है, इसमें भी धारा समान है, वही समानकरण की भर रही है। लेकिन यहाँ पर तो वोल्टता का मान अलग है, यहाँ पर वोल्टता का मान अलग आ रहा है। तो अपने को क्या करना है कि ये वोल्टता और ये वोल्टता समान रहने वाली है। चाहे तो आप इसका मान उठा करके इसमें रख दीजिए, इस V का मान, या इस V का मान उठा करके इसमें रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस V का मान, यदि समीकरण नंबर अपन इसमें रखते हैं, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आता है, V का मान हो जाएगा हमारे पास IRS बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अच्छा, I कॉमन ले लेंगे तो IRS कॉमन आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I से I क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, यानी कि ये जो तुल्य प्रतिरोध का मान अपन निकालेंगे तो आएगा इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। समझ गए, तो ये आपको याद करना था। इतना बड़ा ये प्रश्न था, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये निकाल सकते हैं, एक बार देख लें पूरा प्रश्न को, तो बहुत आसान था ये। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपना दे रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत संधारित्रों को समानांतर यानी पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो देखो इसके 3-4 मैंने आपको लाभ बता रखे हैं, समानांतर क्रम के लाभ या पार्श्व क्रम में संधारित्र जोड़ने के लाभ मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध आता है परिपथ में जुड़े जितने भी प्रतिरोध है उनके जो निम्नतम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी निम्न प्रतिरोध निकल कर आता है तुल्य प्रतिरोध का मान, ये आपको मैंने बता रखा है पहला। दूसरी चीज देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक या अपन कह सकते हैं डिवाइस कोई भी खराब हो जाती है तो अपने को तुरंत पता चलता है, श्रेणी क्रम में पता नहीं चलता है, क्योंकि जब एक कोई डिवाइस खराब हो जाती है तो आगे की सारी डिवाइस क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी डिवाइस खराब हुई है, तो ये अपन पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन स्विच वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये अपने इनके लाभ थे, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है अपना है वो है